तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य एक ही है। अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि अब आपके पास आ चुका है आइकॉनिक स्टूडेंट्स का टीम, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक बेहतर रणनीति के साथ, एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आपका बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी करने में आपको मदद करेगा। यहाँ हर रोज़ आपके पूरे सिलेबस अकॉर्डिंग यहाँ डेली क्लासेस चलती है। प्लस में आपको जितने भी आपका सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय क्लास होने के बाद आपको नोट्स भी दिया जाता है, वो भी निःशुल्क। तो अब किसी भी बच्चा को यह समस्या नहीं होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही टफ है, बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करना है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। ये सब बातें अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट अब आपका ये सॉल्यूशन कर दिया है। आपको डेली यहाँ पे लेक्चर बस देखना है, नोट्स आपको मिल ही रहा है, तो अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेक्चर देखिए अपने सिलेबस अकॉर्डिंग और नोट्स आप रिवाइज करते रहिए। आपको किसी भी कोचिंग क्लासेस में जाने की कोई समस्या, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बात और कि ये उन सभी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है, चाहे कोई भी हो, चाहे सीबीएसई के आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, बिहार बोर्ड से आप हो, या फिर किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो आप, तो यह आपके लिए लेक्चर, यह आपके लिए प्लेटफॉर्म बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पर्सनली सीबीएसई या फिर बिहार बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाई होता है, यहाँ पे उन सभी बच्चों के लिए जो अलग अलग, जैसे यूपी बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, या फिर कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ाई दी जाती है। सबको नोट्स मिलेगा, सबको डेली लेक्चर मिलेगा। तो अब आपको बस एक ही चीज़ रखना है, आपका लक्ष्य कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आइकॉनिक स्टूडेंट से आगे अगर बात करें, तो आगे हम लोग बात कर रहे थे बच्चे, जिसमें हिस्ट्री का यह सेशन हम लोग ऑलरेडी इसमें लगभग तीन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर हम लोग पढ़े भारत में राष्ट्रवाद, क्योंकि उस सेम टॉपिक होने के कारण हम एक साथ उन दोनों को ले लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ें समाजवाद और साम्यवाद क्या होते हैं, यह पूरा सेशन हम लोग किए हैं। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है, चैप्टर 1 और फिर हो गया आपका 2 या फिर 3, जो भी जिसका भी मतलब चैप्टर है, ठीक है, अपना अपना मिला लेंगे। थोड़ा सा चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टॉपिक वही होगा, आपका चैप्टर वही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम सब कुछ पढ़ा दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिएगा। और उन सभी बच्चों तक यह चैनल को पहुंचाइए, इस लेक्चर को पहुंचाइए, जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कोचिंग क्लासेस में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अब उनको टेंशन नहीं लेना है, आपका यह कर्तव्य है कि उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं। आपके वो दोस्त हों, भाई बहन जो भी हों, सब तक यह सेशन को पहुंचाइए, ताकि उनको एक बेहतर नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, ठीक है। क्या है बच्चे, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम हिंद चीन में राष्ट्रवाद, या फिर ये भी कह सकते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। हिंद चीन को ही इंडो चाइना कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडो चाइना यहाँ पर टॉपिक है, इंडो चाइना भी है, और इंडो चाइना को ही हिंद चीन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इंडो चाइना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं, आपका सब कुछ टॉपिक वही है, वही कहानी है, वही इतिहास है, बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंडो चाइना क्या है।
सबसे पहले आपको पता होगा बच्चे कि इंडो चाइना जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं, तो ये क्या है? तो यह 3 देशों से मिलकर बनता है। पहला है आपका वियतनाम, दूसरा है लाओस और तीसरा है कंबोडिया। ठीक है, क्या है बच्चे? वियतनाम, याद रखिएगा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। यह वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन क्षेत्रों को हिंद चीन कहते हैं। ठीक है, जो इंडो चाइना है, एक मिनट, यहाँ पे इंडो चाइना है ना, ये इंडो चाइना किसे कह रहे हैं? तो आपको पता चल गया कि सर इंडो चाइना, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर इंडो चाइना कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंद चीन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? हिंद चीन कहेंगे। ठीक है, अब हिंद चीन किससे कहेंगे ये तो जान गए। क्यों हिंद चीन कहते हैं, थोड़ा इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि हिंद चीन ही क्यों कह रहे हैं इसको। उससे पहले इसका हम लोग थोड़ा भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, किसका? इंडो चाइना का। चलिए, दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन, ठीक है, क्या है बच्चे? दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह क्षेत्र, इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं दक्षिणी सीमा चीन से सटा हुआ है, जो कि चीन सागर है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया कह रहे हैं। तो आपने अगर यूरोप में राष्ट्रवाद पहला लेक्चर, अगर आप पहला चैप्टर देखे होंगे तो आपको यहाँ पे पता होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, दक्षिण एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको बताए थे बच्चे कि जो हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारे पृथ्वी है, ग्लोब है, इससे 7 भूभागों में विभाजित किया गया। क्या किया गया बच्चे? 7 भूभागों में विभाजित किया गया है। जैसे यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, उसी प्रकार एशिया एक है। ठीक है, 7 भूभागों में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार से एक एशिया है। तो एशिया के क्या कर रहा है कि एशिया के दक्षिण पूर्व में क्या है बच्चे? तो हिंद चीन है। कोई समस्या हुआ? जिसका क्षेत्रफल कितना है बच्चे? तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास यह फैला हुआ है। हम लोग भौगोलिक क्षेत्र की बात कर लिए। इसकी अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो जो ये अर्थव्यवस्था है, इस यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे निर्भर है? तो कृषि और बागवानी, ठीक है, बागवानी पर निर्भर है। कौन कौन? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इसका बात किया जा रहा है। ठीक है, इसी को हिंद चीन कहते हैं, भूलिएगा नहीं। यहाँ सबसे ज़्यादा चावल का पैदावार होता है तथा इसके साथ चाय, रबड़ एवं कॉफ़ी उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, कहाँ पे बच्चे? तो हिंद चीन में। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, यह क्या है? फ्रांसीसियों का उपनिवेशवाद कैसे हुआ, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसको बात करने से पहले हम आपको यह पहले बताना चाहते हैं बच्चे कि हिंद चीन का मतलब तो आप जान गए कि हिंद चीन 3 देशों को मिलाकर हिंद चीन है। अब सर हिंद चीन ही क्यों, कैसे कह रहे हैं, इसका थोड़ा सा हम आपको डाउट क्लियर कर दें। तो क्या हुआ था बच्चे, अगर पृष्ठभूमि की हम लोग बात करें तो हुआ क्या था, थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे तो क्या हुआ था यहाँ पे कि इंडो चाइना, हिंद चीन क्यों पड़ा इसका नाम? तो यहाँ पे जो है अन्नाम एक क्या है, एक वहाँ का कह सकते हैं हम लोग राज्य है अन्नाम। आप इस हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आगे आपको पता चलेगा। अन्नाम एक जगह है जहाँ पे क्या था, तो चीन का प्रभुत्व था। चीन का वहाँ पे क्या था? प्रभुत्व था। ठीक है ना, तो वहाँ पे चीन का प्रभुत्व होने के कारण वहाँ के लोग थे जो चीनी संस्कृति को मानना पड़ता था उन्हें मजबूरन। कुछ लोग थे जो चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी उस क्षेत्र के लोग अपनी अलग संस्कृति का क्या करते थे? मांग करते थे। ठीक है, एक बात हम लोग समझ गए। अगर दूसरा टॉपिक हम लोग बात करें तो वहाँ पे एक और था बच्चे, दूसरी तरफ लाओस, जो कंबोडिया के आसपास था, लाओस। ठीक है, लाओस, याद रखिएगा ये सब चीज़, ये सब कॉपी में लिखिएगा। थोड़ा सा ये सब पृष्ठभूमि है जो हर चीज़ नोट्स में नहीं बताना चाहिए। ठीक है ना, नोट्स का मतलब नोट्स होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, अब हम पूरा हर चीज़ अगर आपको नोट्स में बता दें तो फिर कहिएगा सर नोट्स का मतलब क्या है, हम तो बुक ही पढ़ लेते हैं। इसलिए थोड़ा पृष्ठभूमि आपको बैक में समझा रहे हैं। ठीक है ना,
तो लाओस जो था वो कंबोडिया था। और कंबोडिया कहाँ पड़ता था बच्चे? तो कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का क्या था? प्रभाव था। ठीक है, दो चीज़ हम बताएं, हम आपको क्या बताएं कि जो हिंद चीन था वो हिंद चीन क्यों कहा गया, उसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? तो इसका कारण हम दो बताएं। एक, वहाँ जो यहाँ का जो राजधानी थी, सॉरी यहाँ की जो क्या कह सकते हैं हम, कोई राज्य था। ठीक है, एक राज्य था बच्चे अन्नाम। क्या था? अन्नाम। अन्नाम में क्या होता था? तो अन्नाम में चाइना का क्या था? कब्जा था। चाइना का कब्जा था। ठीक है, और दूसरा था बच्चे तो लाओस था। लाओस जो कि कंबोडिया के आसपास पड़ता था। इस पे क्या था? तो इस पे भारत का कब्जा नहीं था, लेकिन ये भारत के सटा हुआ आता था, इसलिए यहाँ भारतीयों का प्रभुत्व था तथा भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व था। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया बच्चे? तो इस क्षेत्र को इंडो चाइना या फिर हिंद चीन कहा गया, क्योंकि यहाँ चाइना का भी संस्कृति है और इंडिया का भी है। कोई समस्या? इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तो इसका नाम हिंद चीन पड़ गया, इंडो चाइना पड़ गया। चलिए, इतना हम लोग समझ गए। समझ में नहीं आया हो तो बोलिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या? तो हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। ये सबको पता चल गया कि हिंद चीन क्या है और हिंद चीन का क्या, कहाँ पे कौन कौन सा देश हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं, सबको पता चल गया। अब हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पे उपनिवेशवाद, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद कैसे हुआ। आपको पता होगा बच्चे, अगर आप लोग पढ़े होंगे ये क्या बोलते हैं चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में, तो उसमें हम आपको बताए थे बच्चे उपनिवेश का मतलब। ठीक है, उपनिवेश का मतलब उसमें बहुत ही हम अच्छे तरह से बता दिए थे, लेकिन एक बार और हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भूले नहीं। उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली, ठीक है, राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है तथा उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक, लिख लीजिएगा कहीं, व्यावसायिक कार्यों का निर्देश कौन देता है? तो वो शक्तिशाली राष्ट्र देता है जिसके अधीन कोई दूसरा राष्ट्र है। ठीक है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। मानकर चलिए, ठीक है, मानकर चलिए अपना भारत था जो इंग्लैंड का क्या था? इंग्लैंड में यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, और यहाँ जो इंग्लैंड से क्या था तब ब्रिटिशों का यहाँ पे शासन था। तो ब्रिटिश से जो भी शासन प्रशासन बनते थे वो अंग्रेज यहाँ पे भी लागू करते थे। ठीक है, यहाँ हम लोग स्वतंत्र नहीं थे पहले, तो यही इसी को कहेंगे उपनिवेशवाद। मतलब इंग्लैंड का शासन प्रशासन हमारे देश पर क्या कर रहा है? चालू है। ठीक है, हमारा देश किसके नियंत्रण में है? तो इंग्लैंड के नियंत्रण में था। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं। ठीक है, इसे उपनिवेशवाद कहा गया है। कोई समस्या? हम समझाने के पर्पज से बता रहे हैं एग्जाम्पल। हिंद चीन में आने वाले पहले आधुनिक यूरोपीय कंपनी, ठीक है, यूरोपीय कंपनी या फिर आधुनिक यूरोपीय पुर्तगाल थे, जिसमें वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था बच्चे? जब हमारे देश में भी या फिर बहुत सारे देश में क्या हुआ था कि बहुत सारे कंपनियां आई थी, जैसे ब्रिटिश कंपनी थी, आपको क्या थी? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, फिर क्या था? तो फ्रेंच, डच था। ठीक है, उसके बाद क्या था बाबू? तो उसके बाद पुर्तगाली था। बहुत सारे कंपनी थी। ठीक है, बहुत सारे कंपनियां थे, तो उसी में से एक कंपनी का बात किया जा रहा है जो कि पुर्तगाली थे। ठीक है, ये सब यूरोपीय कंपनी है, याद रखिएगा। पुर्तगाली कंपनी वियतनाम में समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था तथा पुर्तगाली 16वीं शताब्दी में यहाँ पहुँचा था। कब पहुँचा था? 16वीं शताब्दी में। इसका उद्देश्य था व्यापार करना। सबका उद्देश्य यही रहता है बच्चे, व्यापार करना। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? उस देश के शासक बन जाते हैं, प्रशासक बन जाते हैं। हम लोग आगे इस सभी चीज़ का बात करेंगे। पुर्तगाली के बाद अन्य यूरोपीय कंपनी भी यहाँ आए। कहाँ की बात हो रही है बाबू? तो वियतनाम की बात हो रही है। समझिएगा बात को, यह पूरा चैप्टर में आपको यह वियतनाम की ही चर्चा होगी। ठीक है, तो इस पर आप कॉन्संट्रेट बनाए रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो आगे जो और भी कंपनी आई थी, पहले तो पुर्तगाली आई थी, उसके बाद और भी जो कंपनियां आई थी उसमें थी डच थी, स्पेन थी, अंग्रेज था तथा फ्रांसीसी थे।
ठीक है। इन सभी का आगमन धीरे धीरे होने लगा। इन लोगों ने फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने भी इस भूभाग पर अपना राजनीतिक आधिपत्य कायम करने का प्रयास नहीं किया, किंतु फ्रांस ने शुरू से ही यहाँ क्या किया, सक्रिय रहा। मतलब वह शुरू से ही जो फ्रांस आया तो वह क्या किया, यहाँ राजनीतिक अधिकार अपने आप में लेने का प्रयास करने लगा। ठीक है। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी किसे कहते हैं बच्चे, हम आपको बताए थे ना, पादरी जो चर्च के हेड होते हैं, जिसको हम लोग फादर भी कहते हैं या फिर पॉप कहते थे। पॉप का राज था पहले। ठीक है। तो पादरी चीन पहुँचे। 18वीं शताब्दी के मध्य वे हिंद चीन के राजनीतिक में दिलचस्पी लेने लगे। कौन लोग लेने लगे बच्चे, तो पादरी लोग जो थे वो 18वीं शताब्दी के अंत में क्या करने लगे, तो मध्य में दिलचस्पी लेने लगे राजनीति में। कहाँ की राजनीति, तो वियतनाम या चाइना की कह सकते हैं हम लोग, उस समय मध्य चाइना, पूरा चाइना नहीं। सन 1747 ईस्वी के बाद से फ्रांस अन्नाओं से रुचि लेने लगा और इस आशा में अन्नाओं के साथ राजनीतिक संबंध कायम करने लगा। ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे मतलब वो आए व्यापार करने, व्यापार से वो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को अपने देश से बुला लिए। ठीक है, जिसमें व्यापारी भी थे, पादरी भी थे। तो और ये लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे उस देश के राजनीति में, उस देश के सामाजिक कार्यों में भी अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है सबको। देखिए कैसे धीरे धीरे पैर पसारा जाता है किसी देश में, वो यहाँ पे आपको समझने के लिए समझाया गया है। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश के उद्देश्य क्या थे, अगर इसकी बात की जाए तो हिंद चीन में सबसे पहला उद्देश्य था, हिंद चीन में फ्रांसीसी के अगर उद्देश्य की उपनिवेश स्थापना के कई कारण थे। पहला कारण था बच्चे व्यापारिक सुरक्षा। वहाँ पे क्या आया था, हिंद चीन में फ्रांसीसी व्यापार करने आए थे, तो पहला उनका उपनिवेश मतलब उस देश को अपने नियंत्रण में लेने का उद्देश्य क्या था उनको, तो पहले व्यापारिक सुरक्षा, कि वहाँ पे व्यापार अच्छा से मेरा चल सके। ठीक है। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का मुख्य कारण डच एवं ब्रिटिश कंपनी का प्रतिस्पर्धा समाप्त करना था। ठीक है। अगर फ्रांसीसी कंपनी वियतनाम पे कब्जा कर लेती, नियंत्रण कर लेती, तो क्या यहाँ दूसरा कंपनी टिक पाता, नहीं टिक पाता, क्योंकि यहाँ पे पूरा पुर्तगाल का नियंत्रण हो जाता, तो वो जो चाहता वही ना करता। तो पहला उद्देश्य क्या था बच्चे, तो पहला उद्देश्य यह था कि प्रतिस्पर्धा कम करना। दूसरा उद्देश्य आर्थिक कारण था। वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था। चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। इसका उपयोग फ्रांसीसी अपने उद्योग के विकास में करना चाहता था। जैसे फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली व्यापार करने आए थे, तो क्या था, यह हिंद चीन आपको बताया ना कि चाइना से सटा हुआ क्षेत्र था, इसलिए यहाँ खनिज संसाधन अधिक थी। और खनिज संसाधन अधिक थी तो क्या होता था, तो पुर्तगाली व्यापार करने आए थे, तो व्यापार में उद्योग जो करेंगे तो उसके लिए कच्चा माल तो चाहिए ही, इसलिए यहाँ पे आर्थिक कारण भी था। दूसरा, अगर हम लोग आगे बात करें तो यूरोपीय सभ्यता का विकास किस प्रकार से हुआ, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो फ्रांसीसियों का एक उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य, तो हिंद चीन वासियों को यूरोपीय सभ्यता से अवगत करा, उन्हें सभ्य बनाना। क्या कहते थे कि देखिए हमारे भारत में भी जब अंग्रेज लोग आए थे बच्चे, तो उनका भी कहना यही था, क्या कहना था, कि यह लोग असभ्य लोग हैं। कौन, हम भारतीय असभ्य हैं, और वो गोरे लोग, वो अंग्रेज लोग सभ्य हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास नॉलेज है, उनका कहना यह था। ठीक है। तो सभी का कहना था, और ये यूरोपीय लोग हैं जो सबका यही सोच था। तो यूरोपीय जो फ्रांसीसी थे, इनका भी हिंद चीन पर कब्जा हो जाने के बाद इनका भी सोच क्या था बच्चा, तो इनका भी सोच था कि जो यहाँ के लोग हैं, हिंद चीन के जो निवासी है, इनको क्या करना, तो इनको सभ्य बनाना, मतलब एक अच्छा नागरिक बनाना इनका उद्देश्य था। लेकिन वो गलत फहमी में जी रहे थे, उनसे ज़्यादा विकसित हमारा देश था, अगर प्राचीन हम लोग उठाकर बात करें तो।
खैर उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। पहला है औपनिवेशिक आर्थिक नीति। फ्रांसीसी का मानना था कि उपनिवेशों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी अर्थव्यवस्था का विकास होना अति आवश्यक है। पहला उनका टॉपिक क्या था बच्चे? विकास का कारण का अगर हम लोग बात करें कि इंडो चाइना में अगर यूरोपीय सभ्यता का विकास का अगर बात किया जाए तो उसमें सबसे पहले आता है औपनिवेशिक आर्थिक नीति। यह क्या था बच्चे? तो यह था उपनिवेश से अधिक लाभ कमाना। किसको? तो पुर्तगालियों को, यूरोपीय कंपनियों को, तथा उनकी अर्थव्यवस्था का विकास होना अति आवश्यक था। तथा अर्थव्यवस्था मजबूत होने से लोग का जीवन स्तर सुधरेगा, जिससे उनकी क्रय क्षमता सुधरने से बाजार का क्या होगा? विकास होगा। यही तो हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े ना कि कहीं भी किसी भी देश का नागरिक का अगर विकास होता है तो उस देश का अर्थव्यवस्था भी विकास होगा, उस देश का भी विकास होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे है आपका औपनिवेशिक शैक्षणिक व्यवस्था। अब दूसरा व्यवस्था यह क्या कर रहा है? तो शैक्षणिक व्यवस्था में यह काम करेगा। कौन बाबू? यूरोपीय कंपनियां। वियतनाम में स्कूली शिक्षा सिर्फ धनी लोग से ही प्राप्त कर पाते थे। ठीक है, क्या बोल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बात चल रहा है कि जो वियतनाम की समस्या थी, यहाँ पे जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उनके लिए शिक्षा नहीं था। इनके शिक्षा किनके लिए था बच्चे? तो जो धनी लोग थे उनके लिए यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करना होता था। वहाँ चीनी सभ्यता तथा संस्कृति का अत्यंत गहरा प्रभाव था। हम आपको पहले बताए ना कि जो क्या था वहाँ पे चीनी सभ्यता का प्रभाव था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीन के शासक थे जो क्या कर रहे थे, तो इन क्षेत्रों पे अधिकार किए हुए थे। फ्रांसीसी सरकार ने सबसे पहले इस प्रभाव को ख़त्म किया। जो चीनी प्रशासन थे, जो चीनी राजा थे, राजवंश थे, वो क्या करते थे, तो वियतनाम पे कब्जा किए हुए थे। तो सबसे पहले फ्रांसीसियों ने क्या किया, तो इन शासकों को समाप्त किया तथा फ्रांसीसी स्कूल में शिक्षा देने के लिए कई पुस्तकें भी लिखी। किसने कर रही है बाबू? कौन कर रहा है? याद रखिएगा, तो यूरोपीय कंपनी आई है कहाँ? तो वियतनाम में। ठीक है, बात को याद रखिएगा। जिसमें कौन कौन कंपनी आई है? तो स्पेन आया है, डच आया है, ब्रिटेन आया है, फ्रांस आया है, ये सब आया है। जिसमें सभी कंपनियां क्या कर गई? चली गई, समाप्त हो गई, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो वहाँ पे रह गई। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। ये सभी कार्य जो किया जा रहा है वो फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इन किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगणना किया गया था तथा औपनिवेशिक शासन को वियतनामी का गुणगान किया गया। तो दूसरी ओर वियतनामियों को आदिम, पिछड़ा तथा असभ्य कहा गया, जो कि सिर्फ शारीरिक श्रम करने के लायक थे। अभी हम बताए ना आपको कि असभ्य बोला जाता था, मतलब इनके पास कोई भी सभ्यता नहीं है, कोई रहने खाने चलने की कोई भी रीति रिवाज नहीं है, कोई ढंग नहीं है, इसको असभ्य कहा जाता है। तो क्या हो रहा था बच्चे? हो रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रांसीसियों द्वारा क्या हुआ था, स्कूली शिक्षा देने के लिए कई पुस्तक लिखी गई। ठीक है, जिसमें उस पुस्तक में क्या गया था, तो उस पुस्तकों में, उस किताबों में फ्रांसीसी अपने आप को क्या कर रहे थे? अपने आप को गुणवान बता रहे थे, अपने आप को अच्छा बता रहे थे। भाई जाहिर सी बात है, कोई अपना किताब लिखेगा तो जाहिर सी बात है कि उस किताब में अपना गुणवान करेगा, अपना बड़ाई करेगा। ठीक है ना, तो इसमें अपने किताब में क्या कर रहे थे? फ्रांसीसी अपने आप को अच्छा बता रहे थे तथा वहाँ के लोगों को, वियतनामियों को आदिम, पिछड़ा तथा असभ्य बता रहे थे। कोई समस्या हो रहा है होगा किसी को भी समझने में तो ज़रूर बताइएगा। हम एक एक चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बता रहे हैं। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे जो वहाँ पे पहला स्कूल खोला गया वह था टोकन फ्री स्कूल। क्या था बच्चे? टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। कहाँ पे? तो वियतनाम में। पूरा इंडो चाइना, हिंद, चीन, पूरा वियतनाम पे बात की जा रही है, याद रखिएगा। वियतनामियों को पश्चिम ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 ईस्वी में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खोला गया।
कौन सा शिक्षा देने के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा शिक्षा, तो पश्चिमी ढंग का शिक्षा। अब ये पश्चिमी ढंग का शिक्षा क्या होता है सर, यह भी आप लोग पूछेंगे। तो चलिए हम समझाते हैं आपको पश्चिमी ढंग का शिक्षा। देखिए बच्चे, मानकर चलिए ये अपना भारत है, ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा, भारत है, ठीक है। मैप पे कंसंट्रेट बनाए रखिएगा, सब कुछ समझ जाएगा। भारत के ऊपर में उत्तर में चाइना था, ठीक है, चाइना था बच्चे। तो इधर आप देख लीजिए, इधर आपका क्या था, तो इधर आपको यूरोप देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये आपका आता है ब्रिटेन आ गया, पुर्तगाल आ गया, स्पेन आ गया, डच आ गया, सो भी हो इधर मिलता है, ठीक है, इस साइड में। इसलिए तो इधर क्या हो गया बच्चे, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया ना। कोई समस्या हो रहा है किसी को तो बताइएगा। इसलिए इस वाले क्षेत्र को तो जो भी लुटेरे आ रहे हैं, या फिर व्यापारी कहिए, फिर लुटेरे सेम है, जो भी लुटेरे आ रहे हैं, जो भी व्यापारी आ रहे हैं, कहाँ के हैं, तो यूरोप के हैं, है ना सर, यूरोप के हैं ना, बिल्कुल है। तो जो यूरोप के हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया बच्चे, इन्हें पश्चिमी बोला गया, पश्चिमी सभ्यता, क्योंकि ये पश्चिम साइड से ना आ रहे हैं। देखिए यहाँ पश्चिम हम बताए ना, पश्चिम साइड से आ रहे हैं, इसलिए इसे पश्चिमी देश बोला गया, पश्चिमी सभ्यता बोला गया, या फिर कुछ भी बोला गया, पश्चिमी बोला गया। अब कभी भी पश्चिमी की बात किया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जहाँ पे क्या किया गया बच्चे, तो टोकन फ्री स्कूल खोला गया। ये कक्षा शाम को लगती थी, ठीक है, ये कक्षा कब चलती थी, शाम को चलती थी, तथा इसमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ विज्ञान तथा स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा को भी क्या किया गया, पढ़ाया गया। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कि टोकन फ्री स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता था, किस किस चीज़ का शिक्षा दिया जाता था, सबसे पहले विज्ञान का दिया जाता था, उसके बाद स्वच्छता का मतलब साफ सफाई, ठीक है, क्योंकि कहते ही थे यूरोपीय लोग कि इधर का लोग क्या है, तो असभ्य है, ठीक है, रहने का, खाने का, चलने का, बात करने का ढंग नहीं है, कहने का तात्पर्य उनका था, लेकिन उनकी गलतफहमी थी। तो यह स्वच्छता का दे रहे थे और फ्रांसीसी भाषा सिखा रहे थे, क्योंकि इनके व्यापार में क्या हो, फ़ायदा हो। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो आगे है आपका स्कूलों में विरोध। देखिए अब विरोध का कारण होने लगा, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे क्या होने लगा था, पूरे वियतनाम पर प्रभावित होने लगी थी, पूरे वियतनाम पे फैलने लगी थी। और कोई भी देखिए, सभी तरह का चीज़ से दुनिया समझौता कर सकता है, लेकिन वो अपने संस्कृति से समझौता कभी भी नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो यही जो हो रहा था, जब वहाँ यूरोपीय का संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हो रहा था, तो लोगों को जागरण होने लगे और लोग क्या करने लगे, विरोध करने लगे। इसका हम लोग बात करते हैं। उपनिवेशवाद का विरोध में छात्रों ने राजनीतिक संगठन बनाया, जिसमें यंग अन्नाव दल जैसी पार्टियां बनाई गई। याद रखिएगा बच्चे कि सबसे पहले हिंद चीन में राष्ट्रवाद का सबसे पहले क्या हुआ, तो स्कूलों का विरोध हुआ, सबसे पहला विरोध, जिसमें उपनिवेशवाद के विरोध में किसने किया, तो छात्रों ने किया। वहाँ का जो वहाँ के छात्रों को जो शिक्षा दी जा रही थी, उसका विरोध करने लगे। इस विरोध के लिए यंग अन्नाव नाम का एक क्या बनाया गया, एक राजनीतिक संगठन बनाया गया, ठीक है, पार्टियां बन गई। वे अत्रामनिक स्टूडेंट जैसी पत्रिका निकाले, ठीक है, और ये अन्नाव जो था, यंग अन्नाव जो पार्टी बना, जो संगठन बना, इसने एक पत्रिका निकाला। याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि अन्नाव जो था, यंग अन्नाव, इसका पत्रिका का क्या नाम था, या फिर कुछ भी दे देगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। या फिर पूछ देगा कि हिंद चीन में जो स्कूलों के प्रति विरोध हुआ, वह किस संगठन के द्वारा हुआ, किस संस्था के द्वारा हुआ, तो यंग अन्नाव। याद रखिएगा यह छात्रों का एक संगठन था, ठीक है, जिसमें राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता संबंधित बातों को लिखी गई। सबसे पहले हिंद चीन का यहीं से क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है बच्चे। आगे हम लोग बात करें तो आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद,
फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विरोध करते हुए सभी राष्ट्रवादी आधुनिक होने का मतलब तलाश रहे थे। मतलब आधुनिक का मतलब वो मतलब पुराने चीज़ों को से आगे बढ़ना चाहते थे। समझ रहे हैं ना बात को? आधुनिक मतलब मॉडल न्यू जनरेशन में आना चाहते थे। ठीक है, पुराने पद्धति को भुलाकर नए पद्धति की ओर बढ़ना चाहते थे। अनेक बुद्धिजीवियों का यह मानना था कि पश्चिम सभ्यता का मुकाबला करने के लिए वियतनामी परंपराओं का मजबूत करना होगा। बहुत सारे ऐसे वियतनाम में जो मजबूत विचारधारा के लोग थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे, इनका मानना यह था बच्चे कि पश्चिमी सभ्यता जो यूरोपीय सभ्यता थी उसे पश्चिमी सभ्यता हम अभी आपको बताएं। तो जो पश्चिमी सभ्यता था उसका मुकाबला करने के लिए, उसका कंपेयर करने के लिए, बराबरी करने के लिए क्या करना होगा? तो अपना सभ्यता अर्थात वियतनामी परंपराओं को मजबूत करना होगा, वहाँ के लोगों का मानना था। इसी में एक महान व्यक्ति सामने दिखते हैं जो है फान बऊ चाओ और फान चू त्रिंग। यह दो व्यक्ति दिखते हैं जो वियतनाम के दो महान राष्ट्रवादी थे, परंतु इनके विचार एक दूसरे से भिन्न थे। नाम याद रखिएगा बच्चे, दो व्यक्ति इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति इसमें दिखते हैं। सबसे पहला नाम याद रखिएगा, थोड़ा बोले ना हम, नाम आपको क्या मिलेगा, क्योंकि वियतनाम में चाइनीज लोग थे, चाइना का सभ्यता था, इसलिए थोड़ा नाम भी आपको चाइना टाइप का देखने को मिलेगा। तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा पढ़िएगा, याद हो जाएगा। क्या नाम है बच्चे? फान बोई चाओ पहला नाम है, दूसरा है फान चू त्रि। दो व्यक्ति थे जिनका वियतनाम में दो महान व्यक्ति थे जिनका क्या था विचार, तो राष्ट्रवादी था, लेकिन इन दोनों में क्या था कि विचार का मेल नहीं था। आगे अगर हम लोग बात करें तो पहला है फान बऊ चाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यही फान बऊ चाओ हैं, इनके बारे में, इनका वियतनाम में योगदान के बारे में हम लोग कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, क्योंकि देखिए क्लास लॉन्ग करने से या फिर चैप्टर पूरा स्लाइड पढ़ा देने से ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा शॉर्ट रहे लेकिन समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्लास एक जाए, दो पार्ट में जाए, तीन पार्ट में जाए, घबराइए नहीं, समझ में आना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे बच्चे से अगर कभी भी इस टॉपिक पे सवाल किया जाए तो हमारे बच्चे जवाब देने में सक्षम हो, यह हमारा उद्देश्य रहता है। सेशन अच्छा लगा हो बच्चे तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा जो किसी न किसी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ हर चीज़ आपको मिल रहा है, आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको लेक्चर मिल रहा है, वो भी एक बेस्ट मटेरियल के साथ, एक बेस्ट भाषा, मतलब एक कह सकते हैं। देखिए कितना आसान शब्दों में दिया गया है, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विरोध कर एकदम इतना आसान शब्दों में दिया गया है कि आप खुद से भी अगर हमारे नोट्स को पढ़ते हैं तो 100% आप पढ़ कर जाएंगे और एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो फिर दिक्कत क्या है? दूसरा बात है कि आपको नोट्स हर रोज़ हम दे रहे हैं। समस्या क्या है? नोट्स हर रोज़ दे रहे हैं, हर रोज़ कोई नहीं देता है, हम दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ें। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर हमारे चैनल के बारे में, हमारे चैनल को सभी को बताएंगे हमारे चैनल के बारे में। तो भरोसा कीजिए अपने भाई पे, आपका भाई जो ला रहा है कंटेंट आपके लिए 100% उपयोगी है। ठीक है ना? तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, अपने दोस्तों, अपने भाई बहन जो भी, इनको भी इस चैनल के माध्यम से जोड़िए। कोई समस्या हो, कहीं भी समस्या हो तो कमेंट कर हमें बताइए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग समझेंगे आगे की टॉपिक। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।